गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग। अच्छा, ये बताओ किस किस बच्चे का भी जेई का फॉर्म फिलअप का फाइनल बाकी है, मतलब पेमेंट वगैरह है? ऐसा कोई है जिसका अभी भी बाकी है? एनी वन ऑफ यू जिसका है, एक बार हैंड रेस करो। सबका कंप्लीट है? यस सर। यस। कोई ऐसा जिसका पेमेंट या फिर कोई फाइनल स्टेप बाकी हो? ठीक। देखो, पिछली क्लास में हमने बेस थ्योरम पढ़ा था। बेस थ्योरम में हमने देखा था कि कैसे इसको सोल्व करना है। अब आप देखो, ये जेई मेंस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी लेवल ही है, मतलब एनसीईआरटी में से सॉल्व एग्जांपल भी और इससे भी टफ लेवल क्वेश्चन है ना। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी कर लोगे और इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या ये डुएबल है या नहीं है? बताओ। ठीक है। आप, इसलिए मैंने आपको एक चीज हमेशा कही थी, याद हो तो, कि आ, कोई भी चैप्टर अगर आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल है तो उसको कंप्लीटली मत छोड़ो। एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल भी पता है, थोड़ा बहुत फॉर्मूले पता है, इजी लेवल जेई के पीवाईक्यू एक बार ट्राई कर लो, और अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसको अटेम्प्ट करके जरूर आना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो ओवरऑल आपका सुधर जाएगा, फिर चाहे वो 11 का टॉपिक हो या 12 का टॉपिक हो, आगे जाके यही होगा। अभी दिसंबर के महीने में आपको 11 12 दोनों का रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, 11 और 12 दोनों का रिवीजन कराया जाएगा। तो उसमें हम आपको कोशिश यही करेंगे कि जितने भी इजी लेवल फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लो। तो मैथ्स के केस में तो देखो ऐसा होता ही है कि अगर आप इजी लेवल पीवाईक्यू अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो हर चैप्टर के, तो आपको कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। 5 से 6 क्वेश्चन मैथ्स में कर लिए मतलब बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक है। चलो, इसका आंसर क्या रहा, जल्दी करो। सी आ रहा है? ओके। काफी फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन आया था इसी साल। बैग 1 कंटेन्स 6 व्हाइट 4 ब्लू, बैग 2 बैग 3 एंड बैग 4 एंड सो ऑन। अब देखो, एग्जाम में फटाफट करना आपको, ऐसा नहीं कि बोर्ड्स के जैसे एक एक पॉइंट को धीरे धीरे लिख लिख के करोगे। आपको पता है कि E1 E2 E3 क्या हो जाएंगे? अभी मैं समझाने के लिए बस कर रहा हूँ। E1 E2 E3 क्या हो जाएंगे? सिलेक्टिंग बैग 1, E2 बैग 2, E3 बैग 3। तीन बैग है, तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 आ जाएगा। तो सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। हाँ, इवेंट ए मतलब वो इवेंट मानते जो ऑलरेडी हो चुका है, गिवन इवेंट। तो क्या बोला गया? इफ द बॉल इज वाइट, इफ द बॉल इज वाइट तो आपका इवेंट ए है। अब आंसर चेंज हो रहे, एक दूसरे का छाप रहे थे क्या फिर इसके पहले? इवेंट ए क्या बोला गया? बॉल इज वाइट। और पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम बैक टू, मतलब पी ऑफ ई टू गिवन ए हैज अकर्ड, ये पूछा गया। अब देखो, आपके सामने इतना इजी क्वेश्चन आने के बाद भी आप -1 नंबर लेके आना। क्लियर है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं या तो पता नहीं कौन सा एरर किया है। ऐसा भी हो सकता है इजी क्वेश्चन भले ही आ जाए लेकिन उसमें भी आप गलती कर सकते हो। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा E2/A में। क्या है बेस थ्योरम का फॉर्मूला? P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A, E2 है सकर्ड, डिवाइडेड बाय जितने भी इवेंट थे उन सबका एक एक करके ऐड हो जाएगा। अब ये एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन था,
जो इस साल जेई मेंस में आया हुआ था फ्रॉम बेस थ्योरम। बस प्रॉपरली वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेशन करना है। एग्जाम में आपको इतना डिटेल लिखना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में आपको बहुत शॉर्ट में करना है। सिर्फ क्लास में समझाते टाइम ऐसा समझाया जाता है, लेकिन एग्जाम में इतना सब नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको ये स्टेप अपनाना है। अब जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी। E1 E2 E3 का पता ही आपको 1/3 है। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, जो कि ऊपर नीचे से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगी। अब सिर्फ A/E2 लिखना है। बैग 1 से, सॉरी बैग 2 से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, तो बैग 2 कहाँ पे, ये रहा, यहाँ से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/10, सेम 4/10 यहाँ आ जाएगा। फिर बैग 1 से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 6/10, बैग 3 से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 5/10। आप देखोगे तो 1/3 और 1/10 सब में सेम है, तो 1/3 1/10 1/3 1/10 सबसे कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ बचेगा Yes, क्या, sir. 4/6 Yes. + 4 + 5, 4/15। अब देखो कितना इजी लेवल क्वेश्चन था, उसमें भी आप लोगों ने कुछ कुछ ना गलतियां कर दी। 2/3 और 2/3 ऑप्शन में भी दिया था। जो आप गलती करोगे उनको पता है कहाँ गलती आप कर सकते हो, और वो ऑप्शन भी रहेगा कहीं ना कहीं। अंडरस्टूड है कि नहीं है? कैलकुलेशन भी आसान था और फॉर क्वेश्चन भी आसान था। बोलो। तो ये बेस थ्योरम का एक Yes. फंडामेंटल क्वेश्चन जेई मेंस में इस साल आया था। हाँ, इसलिए मैंने बोला हर चैप्टर के इजी इजी क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करोगे तो, अदरवाइज तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। और अभी भी आपको मैंने जो वर्कशीट 1 महीने पहले बना के दी थी, उसका इतना इंपॉर्टेंस था कि अगर आप उसको वो सीरियसली अगर आपने किया होगा तो अभी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। अब दिसंबर में आपको सिर्फ 11 का ढंग से पढ़ना है और 12 का रिकैप करना है। 11 का प्रॉपर करना और 12 का रिकैप करना, इसमें ही आपका काम हो जाएगा दिसंबर में। तो उसके हिसाब से बैचेस पे आगे फॉर्म होगी। ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ जो इसी साल 2025 में आया हुआ था, थोड़ा सा अलग था लेकिन सेम वेराइटी, डुएबल है। एक और ट्राई कर लेते हैं। एक सेकेंड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, प्रॉपरली कैलकुलेशन करना, इस बार गलती मत करना। करो ट्राई।
इस तरह का क्वेश्चन भी क्लास में कराया था आपको। क्वेश्चन को पढ़ के बस ढंग से इवेंट्स को डिफाइन करना था। तो दो बैग है, बैग वन बैग टू। बैग वन में 4 वाइट 5 ब्लैक बॉल है। बैग टू में n वाइट 3 ब्लैक बॉल है। वन ऑफ द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग वन। बैग वन से एक बॉल निकाली गई। अब यहीं पे सब कहानी है। अब ये जो बॉल है इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये व्हाइट हो सकती है या फिर ब्लैक। ये दो पॉसिबिलिटी है जो पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रही है और इसको इस बैग में रखती है। ये पहला काम किया गया। और उसके बाद फिर दूसरी कोई बॉल निकाली गई है फ्रॉम बैग टू। पूछा गया इफ द अच्छा n पता करना है और गिवन के इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, probability that the ball drawn is white is this. n is equal to, अच्छा क्या बोला है, a ball is then drawn to back to if the probability the ball drawn is white। अच्छा यहाँ पे आपको इवेंट ए ही दिया हुआ है, बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। इवेंट ए आपको दिया हुआ है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 29/45। तो पूछा है एन की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा टोटल प्रोबेबिलिटी का? इवेंट्स कैसे डिफाइन होंगे? इवन मतलब बैग वन से या तो व्हाइट बॉल होगी या तो ब्लैक बॉल होगी, दो ही तो इवेंट हो गए। तो ब्लैक बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग वन और E2 व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग वन। तो आपको P ऑफ A दिया हुआ है, वही उसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा P ऑफ A, जो कि आपको पता ही है, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ E2 इंटरसेक्शन A। भूल जाओ तो फंडामेंटल अप्लाई कर देना। इंटरसेक्शन निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम सिखाई थी, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। हम इन सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। P ऑफ A 29/45, P ऑफ E1 एंड E2। E1 मतलब ब्लैक बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग वन, तो बैग वन से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/9। P ऑफ A बाई E1, अगर E1 अगर हो चुका है मतलब ब्लैक बॉल अगर यहां चली गई है, अब इसकी व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लैक बॉल अगर यहां जा चुकी है तो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी? n प्लस 3 प्लस 1। टोटल बॉल कितनी हो जाएगी बैक टू में? और ब्लैक बॉल चली गई है तो ब्लैक होगी 4 और व्हाइट n है, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? n अपॉन n प्लस 3 प्लस 4, है ना, क्योंकि मुझे व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। प्लस P ऑफ E2। E2 मतलब बैग वन से व्हाइट बॉल निकले, तो बैग वन से व्हाइट बॉल निकले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/9। A बाई E2, अगर व्हाइट बॉल यहाँ पे चली गई तो वापस टोटल बॉल कितनी हो जाएगी? n प्लस 3 प्लस 1, और इस बार व्हाइट कितनी हो जाएगी? n थी पहले से और एक और n प्लस 1। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब कैलकुलेशन करनी है इसमें, जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। देखो यहाँ से 9 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा 5 के साथ, है ना, 9 पूरे में से कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो और एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? n प्लस 4, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा?
यहाँ पे बचेगा 5n और यहाँ पे ध्यान से देखना 4 ब्रैकेट n+1 बचेगा, गलती मत करना। यहाँ बचेगा 29/5। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। 29/5 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 9n+4 अपॉन n+4। कैलकुलेशन चेक करते रहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 29n प्लस 36 116 इक्वल टू 9 5 45n प्लस 20। कैलकुलेशन सही है, देख लेना एक बार। 116 माइनस 20 इक्वल टू 45n माइनस 29। यहाँ से सर एक कितना, बार थर्ड लाइन लिख लीजिए, कौन सी थर्ड लाइन? यहाँ पे वैल्यू पुट अप करिए। ब्लू वाली सर, वो n/n+3+1 वाला ये बताने का। आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? एक बैक टू को ध्यान से देखो, इसमें एक बॉल ऐड हो जाएगी। अगर मान लो इवन हो गया है, इवन मतलब ब्लैक बॉल चली गई, तो ब्लैक कितनी हो जाएगी? 3+1। अब उसमें से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवेंट क्या हुआ कि आपने ब्लैक बॉल इधर डाल दी, इवन क्या था? ब्लैक बॉल। सही है। उस अब a बाई इवन मतलब इसमें से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर ब्लैक बॉल यहाँ चली गई तो अब टोटल ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी? 3+1 4। तो n बॉल कितनी व्हाइट, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी? n+4। अब इसमें से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? n अपॉन n+4। यहाँ से n आ जाएगा कितना? n की वैल्यू क्या आ रही है सर 6। ठीक, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार सब लोग अपनी अपनी। अगर 6 आ रही तो 6 लिख रहा हूँ। तो अब देखो ध्यान से, एक आया था क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी पे जिसमें n पूछा था, और एक आया था बेस थ्योरम पे। अंडरस्टूड? और भी क्वेश्चन आए थे, रैंडम वेरिएबल से भी आए थे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि इजी होते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? बोलो। यस सर। यस Yes, sir. No. अब आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डाल दो, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसमें से जेई क्वेश्चन पूछता है, काफी आसान है एक्चुअली में। अगर ढंग से इसको भी सीख लिया आपने तो ये ज्यादा आसान है। तो रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कभी भी आए तो छोड़ना मत। ठीक है, अब देखो रैंडम वेरिएबल होता क्या है, अच्छे से सुनना समझना अच्छे से। तो रैंडम आपको पढ़ना क्या इस टॉपिक में? रैंडम वेरिएबल, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका मीन। और मीन को यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं बुक में आप देखोगे मीन का मतलब एक्सपेक्टेशंस। और एक और हमको निकालना पड़ेगा वेरिएंस। ये चार चीजें हमको इस टॉपिक में सीखनी है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फिर उसका मीन निकालना है, और फिर उसका वेरिएंस निकालना है। चारों चीजें टफ नहीं है, आसानी है, बस ध्यान से इसको सीखना है आप। देखो ध्यान से, अब रैंडम वेरिएबल को समझने के लिए हम एक चीज समझेंगे। पहले इसका नोटेशन देख लेते हैं। रैंडम वेरिएबल को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स से, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट होगा पी एक्स, मीन होगा म्यू से या फिर ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ई एक्स, और वेरिएंस होगा सिग्मा या फिर वेरिएंस, इस तरह से। ठीक है, हाँ ये नोटेशन है, ध्यान रखना। कभी एक्सपेक्टेशन वर्ड यूज हो मतलब मीन ही पूछा है। चलो, अब रैंडम वेरिएबल होता क्या है उसके लिए एग्जांपल देखो। मान लो आपने 2 डाइस को थ्रो किया और आपको पता है सैंपल स्पेस में ये सब चीजें आ जाएगी, है ना? 36 आउटकम आ जाएंगे सैंपल स्पेस में। अब मैंने एक इवेंट डिफाइन किया, सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस। मैंने एक इवेंट डिफाइन किया, सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस। तो उस इवेंट में क्या क्या चीज आ जाएगी? सम क्या की पॉसिबिलिटी क्या? मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 12 है।
तो 2 से लेके 12 तक सारी चीजें आ जाएगी, हाँ है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर है? बोलो। अब यहां पे रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन होगा? रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, मतलब उसका जो आंसर है, आउटपुट है, वो आपको कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। हाँ, तो रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, तो उसका आउटपुट अगर आपका रियल वैल्यू है तो उसका इनपुट डोमेन क्या होगी? उसकी डोमेन है सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट है वो उसकी डोमेन। तो रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू फंक्शन हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब मान लो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स आपने माना, आप समझना अच्छे से इस चीज को, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी भी है। तो इसका डोमेन हो जाएगा सैंपल स्पेस और इसकी रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर। ठीक है, एग्जांपल से इसको समझेंगे, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक बॉक्स है अर्न है जिसके अंदर 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल है। एक्सपेरिमेंट ये है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। कैपिटल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो रैंडम वेरिएबल आपने क्या डिनोट किया है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो पूछ रहा है सबसे पहले फंडामेंटली कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किया गया? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो बताओ क्या होगा? बोलो। 0 1 और 2। हाँ, अब आप 2 बॉल निकालोगे बैग में से, तो ब्लैक कितनी ब्लैक बॉल आ सकती है? पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है एक्स की? एक्स क्या? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है ना। तो क्या है यहाँ पे? एक बॉक्स जिसके अंदर 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल है और एक्स डिनोट कर रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ रेड बॉल। सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा? 2 बॉल्स को निकालने के बाद या तो दोनों रेड, फिर ब्लैक रेड, रेड ब्लैक, या फिर रेड रेड, या फिर दोनों ब्लैक ब्लैक, है ना। ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है सैंपल स्पेस में। अब आपको बोला था एक्स इज और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल या तो 2 होगी तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। ब्लैक बॉल अगर एक ब्लैक एक रेड हुई तो एक्स की वैल्यू 1, एक रेड एक ब्लैक हुई तो भी एक्स की वैल्यू 1, दोनों रेड हो गई तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। नंबर ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे देखोगे एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 0, 1 है ना। 1 भले ही 2 बार लिखोगे तो एक बार ही सेट के में। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है? 0, 1, 2। ये आपकी एक्स की पॉसिबल वैल्यू, मतलब ये रैंडम वेरिएबल की आपकी पॉसिबल वैल्यू होगी, यही पूछा गया। आगे जाके इसकी प्रोबेबिलिटी वगैरह भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन था। अब देखोगे आप यहाँ पे, तो रैंडम वेरिएबल जितने भी सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट है, उन सबके करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल कोई ना कोई वैल्यू, जैसे इस एलिमेंट के लिए रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। इस एलिमेंट के लिए रैंडम की वैल्यू 1 है, इस एलिमेंट के लिए रैंडम वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 0। मतलब सैंपल स्पेस में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग उनकी सबकी कोई ना कोई एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है। इसलिए डोमेन आपका क्या हो गया? सैंपल स्पेस है, यहीं से आपका इनपुट, मतलब डोमेन है आपका, मतलब इनपुट में आपको क्या रखना है ये, और आउटपुट क्या आ रहा है ये। तो डोमेन में क्या है? सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट आपके डोमेन है और आउटपुट ये, और हर एलिमेंट की कोई ना कोई रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, ये रैंडम वेरिएबल होता है। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर पूछे तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो एक्स अपना निकाल लिया है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0, 1 एंड 2। अब 0, अगर मान लो एक्स इक्वल टू 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताओ। 0 का मतलब दोनों रेड बॉल आ जाए, है ना, दोनों क्या आ जाए? रेड बॉल। अब इसमें आप ऐसे सोच सकते हो, देखो टोटल आपके पास 4 चीजें, टोटल आपके पास क्या है? सैंपल स्पेस में 4 पॉसिबिलिटी, और हर पॉसिबिलिटी का आना बराबर है 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो x इक्वल टू 0 मतलब ये एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4। x इक्वल टू 2 की भी एक ही पॉसिबिलिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। और x इक्वल टू 1 की 2/4। क्लियर है एवरीवन? इन सबका टोटल ऐड भी करोगे तो 1 आएगा, इन सबका टोटल एडिशन भी कितना आएगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0 1/4, x इक्वल टू 1 2/4, x इक्वल टू 2
1/4 और टोटल सम कितना हो जाएगा 1। ये आपको ध्यान रखना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, सबका टोटल सम हमेशा 1 आना चाहिए। तो ये आपका हो गया रैंडम वेरिएबल और ये उसका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो इसको ट्राई करो। डन एवरीवन? Yes, sir. X denotes the difference between number of head and number of tail obtained when a coin is tossed 6 times. What is the possibilities of X? तो अच्छे से डिफाइन कर दो रैंडम वेरिएबल। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल। एक कॉइन को अगर 6 बार उछाला जाए तो हेड और टेल के बीच में डिफरेंस क्या क्या होगा, ये पूछा गया। देखते हैं। मैक्सिमम एक कॉइन में 6 हेड आ सकते हैं और 6 टेल आ सकते हैं। अगर 6 हेड हो गए 0 टेल तो वैल्यू क्या होगी 6। फिर वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? Yes, sir. आपके रैंडम वेरिएबल में ये सारी चीज आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगी 0 2 4 6। X denotes the difference between number of head and the number of tail obtained when a coin is tossed 6 times. एक कॉइन को जब 6 बार उछाला गया तो नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस पूछा था। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मतलब ऐसा थोड़ी कि साइन के साथ लो, कि आपको सिर्फ डिफरेंस पता करना है। हाँ, मॉड इसलिए तो आएगा ना। आपको क्या बोला डिफरेंस कितना है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू से थोड़ी मतलब था। आपको अगर मैं बोलूं कि एक कॉइन को 6 बार उछाला, 4 हेड आए 2 टेल आए, तो हेड और टेल में डिफरेंस कितना है, आपको डिफरेंस बताना था ना, गैप। आपने शायद क्वेश्चन से ये समझ के पढ़ लिया कि नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल बच लिया, तो वो आपने फिर वैल्यू साइन के साथ ले लिया। आपको सिर्फ डिफरेंस की वैल्यू पता करनी थी। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ टेल। ठीक है, तो आपको जो डिफरेंस है वो आपको बस बताना था। तो आपका डिफरेंस या तो क्या आएगा 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6, इवन नंबर ही आएगा। क्लियर है?
Yes, sir. कैपिटल वैल्यू होगी एक्स की, तो ध्यान रखना नेगेटिव नहीं आएगा। आप लोगों ने नेगेटिव लिख दिया तो जो कि गलत है। सर ऐसे में इंटीजर बेस में आते क्वेश्चन। देखो अभी सुनते जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर करेक्ट एंड गिव यू रीजन। ट्राई करो इसको। अभी एनसीईआरटी का लेवल चल रहा है, फंडामेंटल जेई के क्वेश्चन थोड़ी है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है। इसमें से कौन से पॉसिबल होंगे, कौन से पॉसिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला, तो हम पहले देख लेते टोटल सम कितना आ रहा है। टोटल सम कितना आ रहा है 1। प्रोबेबिलिटी का टोटल सम 1 आ रहा है और एक्स की वैल्यू क्या क्या 0 1 एंड 2, और टोटल सम भी 1 है, तो फर्स्ट वाला पॉसिबल हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये वाला ट्रू है। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो सारे फंडामेंटल, लेकिन फिर भी क्लास में लेना जरूरी, क्योंकि इसमें भी गलतियां हो जाती है। सेकेंड में अगर आप देखोगे तो सेकेंड पॉसिबल क्यों नहीं होगा, कारण क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पे एक नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसलिए ये सेकेंड वाला पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड वाला, तो इनका थर्ड सम में 1 Sir, one ही नहीं। ठीक है, सम टोटल 1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं। फोर्थ, सम कितना आ रहा है 1.05, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया। यस सर। Yes, sir. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिबल। तो पहले एक्स डिफाइन करो, और जो भी एक्स आ रहा है उनकी हर एक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो भी पता करना है। करो। हो गया सॉल्व, जल्दी करो। एक्स को डिफाइन की करो और उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पता करो।
ओके सॉल्व फ्रॉम अ लॉट ऑफ Yes, sir. 30 bulb 6 are defective a sample of 4 bulb is drawn देखो आपको है ना ये सबको समझ में आना चाहिए एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट क्या है? ड्राइंग 4 बल्ब ये आपका एक्सपेरिमेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो आपका यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, यही आपका एक्स होगा। एक एक लॉट जिसके अंदर 30 बल्ब है उसमें 6 डिफेक्टिव है, 24 अच्छे बल्ब है, 4 बल्ब निकाले गए तो एक्स आपका आपने डिफाइन किया नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज कैसे हो जाएगी पहले वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज आपके पास हो जाएगी 0, 1, 2, 3 एंड 4 है ना। 4 बल्ब निकालें तो या तो 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव, तो ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होगी और इनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी। तो पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पता कर लेते हैं। अगर 30 में से 6 डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/30 और नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 24/30। अब आगे डिफाइन कर देते सारी चीजें। तो लेट x इक्वल टू डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो x की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4। अब इसका x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी हमको पता करनी है। तो सुनो ध्यान से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी इसको किया जा सकता है। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है पहले वो समझो। x इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आपने चारों जो बल्ब निकाले हैं वो चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव, चारों के चारों क्या हैं? नॉन डिफेक्टिव। पहला बल्ब निकाला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा बल्ब निकाला वो भी नॉन डिफेक्टिव। अच्छा, विद रिप्लेसमेंट, क्या बोला गया? विद रिप्लेसमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें कि चारों के चारों बल्ब नॉन डिफेक्टिव? बोलो। तो देखो दो दो चीजें हैं, या तो आप यहाँ पे बताओ एंड की कंडीशन है कि इन सब में आपस में एंड की कंडीशन है कि और की कंडीशन है? बोलो, N1 N2 N3 में आपस में क्या है? एंड के और? बोलो। सर और Sir, और थोड़ी, चारों बल्ब निकालना है ना, N1 एंड N2 एंड N3 एंड N4, चारों बल्ब निकालोगे कि किसी एक बल्ब को निकालना है? एक एक करके चारों निकाल रहे हो ना। yes, sir. तो यहाँ पे क्या है? P1 And N1 इंटरसेक्शन N2 इंटरसेक्शन N3 इंटरसेक्शन N4, आपने चारों बल्ब एक एक करके निकाले। अच्छा, जब आप चारों बल्ब निकाल रहे हो क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि डिपेंडेंट इवेंट है? पहला बल्ब निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, फिर चौथा निकाला, तो ये चारों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? सर इंडिपेंडेंट। बाकी लोग भी सोचो ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? आपको मैंने सिखाया था जब भी केस विद रिप्लेसमेंट का हो, पहला बल्ब निकाला फिर दूसरा निकाला तो विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट में इंडिपेंडेंट ही तो रहेगा, रहा है ना। क्योंकि जब yes, दूसरा sir. बल्ब निकालोगे, पहला बल्ब निकाला वापिस आपने रख दिया, दूसरा बल्ब निकाला फिर आपने वापिस रख दिया, तीसरा निकाला फिर आपने रख दिया, आपस में डिपेंड थोड़ी करेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो इंडिपेंडेंट नहीं होता। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? सबके प्रोडक्ट के बराबर। Yes, sir. P of A intersection B, P of E1 into P of E2। अब पहली बार में नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी दी है 4/5, ये भी 4/5, ये भी 4/5, ये भी 4/5। एक तरीका ये प्रोबेबिलिटी पता करने का x इक्वल टू 0 के लिए। अब x इक्वल टू 1 के लिए थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा।
x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, है ना? अब डिफेक्टिव बल्ब के लिए बताओ क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ आप। चलो अब मैंने एक करा दिया, बाकी के दिमाग आप लगाओ। इसमें थोड़ी सी एक गलती हो सकती है, वो गलती आपको खुद से करके फिर सीखना। करो ट्राई। Sir, 1 by 5 into 4 by 5 into 4 by 5 into 4 by 5 into 4. अब डिफेक्टिव बल्ब चाहिए, तो डिफेक्टिव बल्ब हो सकता है पहली बार में आ जाए और बच्चे हुए तीनों नॉन डिफेक्टिव हो, या फिर दूसरी बार में डिफेक्टिव आए, या फिर अभी मैं यहाँ पे बीच में या बोल रहा हूँ, मतलब आपस में और की कंडीशन है, या फिर तीसरी बार में डिफेक्टिव है, या चौथी बार में डिफेक्टिव है ना? ये चार Yes. पॉसिबल। अब इन चारों को आपस में ऐड करना। डिफेक्टिव का आपको ऑलरेडी पता ही है, 1/5 है, और नॉन डिफेक्टिव 3 बार है, तो 4/5 की पावर होल क्यूब। अभी सेम चीज यहाँ पे भी होगी, सब में ये सेम चीज ही होनी है। तो इसी चीज को आप 3 बार 4 बार ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई बाय फाइनली 4 कर सकते हो। से हो जाएगा 1/5 इंटू 4/5 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4, x इक्वल टू 1। इसी तरह से x इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा? 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव। फिर x इक्वल टू 3 का मतलब 3 डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव, और 4 का मतलब चारों डिफेक्टिव, है ना? बोलो, बताओ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, एक तरीका ये था। एक तरीका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, उससे सोच के देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? x इक्वल टू 0 का मतलब है कि 4 बल्ब आपने, नहीं फिर उसको वो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, छोड़ो, यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तक समझ में आया आपको? बोलो, क्लियर है? Yes. ओके, Yes, तरीका sir. इसका अपना लेना। इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में अगर विद विद क्या कहते हैं, विद रिप्लेसमेंट आएगा, तो उसके लिए अगले क्वेश्चन में आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। चलो, इन्होंने भी वही किया एक्चुअली, ज्यादा कुछ नहीं अंतर है। 4C0 मतलब वही, चारों में से 1 into this 1 into this, और ये 4C1 मतलब वही। क्लियर है? आंसर सेम ही आएगा। अंडरस्टूड? और सबकी प्रोबेबिलिटी का सम भी आप क्रॉस चेक करके देख लेना, इन सबका सम 1 आना चाहिए। कभी भी अगर आंसर क्रॉस चेक करना हो कि सही है गलत, तो सबका सम कितना आना चाहिए? 1। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, आप ये sir. वाला तरीका ही अपना लेना जो मैंने सिखाया आपको। ये समझ में आ गया सबको तरीका? Yes, sir. ठीक है, ये ट्राई करो। सबसे पहले के पता करना, के कितना होगा, फिर पता करना ये तीनों चीजें। जल्दी से ट्राई करो।
ठीक है, एक आइडिया डेवलप करो। के निकालने के लिए क्या करोगे? कितना आ रहा है के? Sir, 1/10.1. क्या किया? सबका सम इक्वल टू 1 आया ना? Yes, sir. तो क्वाड्रेटिक बन रही होगी। उस क्वाड्रेटिक की दो वैल्यू आ रही है, नेगेटिव ले नहीं सकते तो पॉजिटिव ही होगी। अब के लेस देन एक्स लेस देन 3 का मतलब क्या है? क्या क्या आएगा बोलो? 0 1 0 1 2. 0 1 और 2। लेस देन 3 मतलब क्या आएगा? 0 1 और 2। इन तीनों का प्रोबेबिलिटी कितनी है टोटल? 0 प्लस के प्लस 2 के। इन तीनों को ऐड कर दो बस, 3 के 3 के की वैल्यू पुट अप कर देंगे। अंडरस्टूड? यस सर। ग्रेटर देन 6 में 6 से ग्रेटर में आ जाएगी सिर्फ एक वैल्यू। बिटवीन 0 एंड 3 में आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। सेम यहाँ पे भी होगा। लेस देन 2 में क्या क्या आएगा? 0 1। लेस देन इक्वल टू 2 में 0 1 2। और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में 2 एंड ग्रेटर। सेम काम यहाँ पे भी है। एडिशन करोगे ये आ जाएगा। लेस देन 2 में ये आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू 2 में क्या क्या आ जाएगा? 0 1 2 तीनों के तीनों ऐड हो जाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में आगे का तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? बोलो। अब यस सर। हेडिंग डालो मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल फटाफट। मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब मान लो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है एक्स आई एफ आई। आपको पता है मीन के निकालने का तरीका क्या था? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। ये मीन निकालने का बेसिक फॉर्मूला था, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाता था। ये मीन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी मीन या फिर एक्सपेक्टेशंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपके पास मान लो क्या कहते हैं, एक्स आई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वैल्यूज हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी P1 P2 P3 है। तो इनका मीन हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। सिर्फ प्रोडक्ट करके ऐड करना। x1 इंटू पी ऑफ x1 x2 फॉर्मूला लिख लो फटाफट। ई एक्स मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एक्स आई इंटू पी आई। x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 अप टिल xn pn। मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एक्स आई पी आई। फॉर्मूला उतार लो। Find the mean number of the head of the number of head in the three tosses of a fair coin। करो पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसमें मीन निकालो।
डन एवरीवन? यस सर। Yes, sir. देखो एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है, आपको पता है कि सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, है ना? 8 एलिमेंट आएंगे। एक्स मतलब नंबर ऑफ हेड, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 0 1 2 एंड 3। अब प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0। 1/। एक भी बार हेड ना आए, एक भी बार हेड ना आए मतलब तीनों बार टेल आए, तभी हमने सीखा था। और सबके सब इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो तीनों बार टेल आ जाएगी 1/2 1/2 1/2, क्योंकि एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो 1/2 1/2 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, फिर x इक्वल टू 1। एक बार हेड आए, अब एक बार हेड आने के लिए भी बहुत सारे इवेंट है, ये तीनों, या तो ये या तो ये या तो ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3/8। तीनों की आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2 1/2 1/2, तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से आप बाकी चीजें भी x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 3 के लिए, ये सारा आपने निकाल लिया। क्रॉस चेक करने के लिए सबका सम 1 आना चाहिए, आप देख लेना, तो 1 ही आ रहा है। अब बारी आती मीन की। मीन के लिए फॉर्मूला था xi इंटू पी आई। xi को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8, 3 इंटू 1/8। तो ये आपका मीन ex आ जाएगा। इन सबको आप एड अप कर दोगे, आपका मीन आ जाएगा, दैट इज 3/2 1.5। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes. ये ट्राई करो। अच्छा नैतिक, आपने पेमेंट कौन सी तारीख को किया था एग्जाम फॉर्म में? नैतिक, Yes, sir. कौन सी डेट को पेमेंट किया था आपने? एक बार चेक करना पड़ेगा। तो आपने जब पेमेंट किया था तो कैसे किया था? कैसे मतलब, क्रेडिट कार्ड यूज किया था, गूगल फॉर्म था, क्या था? गूगल इससे, सर, यूपीआई से? यस सर। तो फिर उसके बाद वो ग्रीन नहीं आया था क्या, मतलब टिक मार्क करके? ऐसा तो नहीं हुआ कि पेमेंट फेल हो गया और आपका पेमेंट वापस आपको मिल गया हो? सर मैं स्कूल में सर से करवाया था। कहाँ से करवाया था? सर स्कूल में सर से। अरे पर हो सकता है उन्होंने पेमेंट किया, पेमेंट फेल हो गया और वापस रिवर्ट आ गया हो। आपने वापस से सर पेमेंट करके वापस पेमेंट करने का ट्राई किया था? यस सर। तो एक्सेप्ट हो रहा था पेमेंट? नो सर। और आपने एनटीए में किससे कैसे बात करी थी? अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा हुआ था कि पेमेंट करने के बाद डिस्प्ले ना हो रहा हो? सर एनीवन? मेरे साथ नो हुआ सर। था। तो फिर वापस से कब हुआ था फिर वो चेंज? सर फिर वो 3 दिन के बाद अपने आप ही अपडेट हो गया था वहां पर पेमेंट। 3 दिन के बाद? अच्छा नैतिक, आपको करे हुए 3 दिन से ज्यादा होगा कि कम हुए? सर उससे ज़्यादा हो गए हैं। और अभी तक अपडेट नहीं हुआ है ना? यस सर। तो फिर आप है ना रिस्क मत लो, कल लास्ट डेट है। सर मैं आपको चेक करके बता दूंगा कल। नहीं नहीं, कल नहीं, अभी एक काम करना, ये क्लास के बाद अपन एक बार स्क्रीन शेयर करके एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है? तो आप क्लास के एंड में रुक जाना 2 मिनट। ओके सर। हाँ, और किसी का तो बाकी नहीं है? ठीक।
अटेम्प्ट हो गया सबका? यस सर, हो गया। सुमिति, आपका भी फॉर्म कंप्लीट हो गया था? यस सर। एक बार आप अपनी डिटेल्स में से शेयर कर दीजिए प्लीज। आपकी शायद डिटेल आपने ग्रुप में शेयर करी थी। यस सर, मैंने कर दी थी ग्रुप पर। ठीक है, एक सेकेंड में देख। ठीक है, आंसर 1/3 आ रहा है सबका? यस सर। Yes, sir. ये देखो एक बार, x इक्वल टू 0 1 2 और उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी भी लिख दी है। ठीक है, मीन निकालोगे 1/3, करेक्ट, वेरी गुड। अब इसके बाद था वेरिएंस। हेडिंग डाल दो वेरिएंस, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला था, ऐसे तो डिटेल में आता है लेकिन इसका शॉर्टकट फॉर्मूला था। शॉर्टकट फॉर्मूला से वेरिएंस निकालेंगे तो मीन को डिनोट कर दिया हमने EX से, अब वेरिएंस डिनोट होगा सिग्मा स्क्वायर से। वेरिएंस डिनोट होगा सिग्मा स्क्वायर से, तो देखो क्या है। वेरिएंस का आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, ठीक है, अंडर रूट ऑफ xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी आई। लेकिन आप लोग शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ, लिख लो पहले फॉर्मूला। सब लोग फॉर्मूला लिख लो वेरिएंस का। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स मतलब क्या होता है? ई एक्स मतलब क्या होता है? मीन। ई एक्स मतलब मीन क्या होता है ना? ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई मतलब एक्स आई स्क्वायर को पी आई से मल्टीप्लाई करना है उनकी प्रोबेबिलिटी से। और ई एक्स तो आपको पता ही ऑलरेडी, समेशन एक्स आई पी आई का। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। yes तो sir ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप वेरिएंस निकाल लोगे और इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ओके, करो ट्राई ये वाला। सुनिधि, एक बार आप फिर से अपना डिटेल शेयर कर दो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। अभी कर दो एक बार। यस सर।
निधि आपने ग्रुप में शायद शेयर कर दी, वहां से डिलीट कर दो। सुनिधि, अलग से शेयर करने को Yes. कहा था मैंने, Oh, वहां yes. से डिलीट, हाँ डिलीट कर दो वहां से। Yes. ओके डन एवरीवन। अच्छे से सॉल्व करना है इसको। कितना आंसर आ रहा है बताओ, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। सर अभी हो रहा है। करो अच्छे से, देखो ये प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है ना, और नहीं करोगे तो फिर कुछ नंबर नहीं मिलेंगे, और जेई में भी एक आएंगे क्वेश्चन ऐसे।
डन। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन। लेकिन सिमेट्रिकल बैठेगा सारा। देखो ध्यान से, यहां तक सही है। यस सर। x=1 से लेके x=2 से लेके 12 तक की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। 2 क्या एक फेवरेबल था, 3 का सम 2 के लिए था, फिर 4 के लिए 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मैक्सिमम 6 आ सकता है। फिर वापिस से पीछे से स्टार्ट होगा, 6 के बाद वापिस 5 4 3 2 1, 1 to 6, फिर वापिस 5 to 1। इन सब की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। वेरिएंस में आपको सिखाया था xi² इंटू fi। तो xi² को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और ex के होल स्क्वायर से माइनस करना है। तो पहले ex का ex निकाल लिया, दैट इज मीन। अब xi² वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। xi² वैल्यू निकालोगे, ये इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करोगे तब जाके आपका वेरिएंस आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट आएगा। ये समझ में आना, xi² इंटू पी, मतलब xi के स्क्वायर को pi से इंडिविजुअली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लो ताकि टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। करो ट्राई। और भी हैं इसमें क्वेश्चन, अगली क्लास में हम करेंगे, लेकिन अभी ये ट्राई करो।
मीन कितना आ रहा है 263/15। ओके ठीक है, चलो एक बार देख लो आंसर। एक बार ये देखो, रैंडम वेरिएबल एक्स ये था, सबका ये मैच कर रहा था, बोलो आया ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मीन आ जाएगा ये, वेरी गुड। वेरिएंस निकालोगे एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, फिर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट पी है। ठीक है तो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अगली क्लास में थोड़े और हम अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज थोड़ा फंडामेंटल लेवल ट्राई करिए। ओके ओके, आप लोग लीव कर सकते हो, नैतिक आप रुक जाना बस। Yes, sir. ओके, सुनिधि आपका भी डिटेल एक बार क्रॉस वेरीफाई करना, उससे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लो।